हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। शिक्षा मार्ग आपके लिए, आपके करियर में, आपके तैयारी में हमेशा आपके साथ है। इंसाइटफुल नॉलेज और नेशनल एंड इंटरनल नेशनल अफेयर्स के साथ डेप्थ डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन एंड डिसिसिव एंड प्रिसाइज अप्रोच के साथ। क्योंकि हमारा मोटो है लर्न, ग्रो, सक्सीड, ए पाथवे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए जितने भी इंस्टीट्यूशनल का ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें अगले जो कड़ी है हमारा वो है निर्वाचन आयोग का, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चूंकि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक संवैधानिक संस्था है, हमें पता है कि इसका जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, इसलिए ये एक सांवैधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और इसके अंतर्गत हम लोग आज पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और बिहार से जुड़े हुए जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बीपीएससी है या फिर बिहार एसएससी है, और इन सब एग्ज़ाम में ये और भी तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब अभी बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सवाल इसमें पूछने लाज़मी हो जाते हैं। उन्हीं सबों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टॉपिक बेस्ड एक लेक्चर तैयार किया गया है निर्वाचन आयोग पे। इसके बाद साथ ही साथ इसके हम कुछ प्रश्नस भी देखेंगे, 30-40 के करीब में प्रश्न भी देखेंगे, ताकि हम समझ सकें कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने समझा, वो हमारे किस काबिल तक हमारे पास बन सके हैं, यानी कि हमने कितना उससे हासिल किया है और क्या इस पे काम करने की कितनी हद तक की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन उन्हें कहते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी व्यवस्था की गई होती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में से एक है। इससे पहले हम लोगों ने ये ये क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन की बात जहाँ तक करें, ये एक अस्थाई और संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है। अस्थाई इस मामले में है कि इसे किसी भी तरीके से भंग नहीं किया जाता है, ये हमेशा परमानेंट नेचर में बना रहता है। और इसका जो जिक्र है संविधान के आर्टिकल 123 आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। 324 में इसका जिक्र किया गया है, और ये जो है संविधान के इस 324 अनुच्छेद में होने के कारण ही इसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। ये अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव कराती है, ये राज्य और केंद्र दोनों के चुनावों को कराती है। समझेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों और कैसे अस्तित्व में आई, तो इसके कार्य से ही इसके उद्देश्य की हमें समझ में आते हैं। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो यानी कि निर्वाचन आयोग है, वो राज्यों के जो विधानमंडल हैं, यानी कि विधानसभा के जो चुनाव हैं, संसद के जैसे लोकसभा या फिर यूँ कहें कि राज्यसभा के जो चुनाव हैं, साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का ये संचालन एवं निर्देशन करती है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है कि क्या ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग जो है, वो हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे नगर निगम या पंचायत के चुनाव होते हैं, क्या उनका भी निर्वाचन यही कराती हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। नगर निगम एवं पंचायत के चुनाव के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है, और वो निर्वाचन आयोग जो हैं, अलग से जिनकी व्यवस्था की गई है, वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि वो एक्ट के द्वारा लाए गए हैं, तो वो संवैधानिक नहीं है, वो संवैधिक में आते हैं। लेकिन यहाँ का जो निर्वाचन आयोग है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो लोकसभा, विधानसभा के चुनावों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावों का निर्धारण और चुनाव का जो संचालन कराती है, वो एक संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक इस वजह से है कि उसका ज़िक्र जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। गठन की जहाँ तक बात करें, तो चुनाव आयुक्त जो हैं, और 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। पहले ये चुनाव आयोग जो था वो 2 सदस्यीय चुनाव आयोग था, लेकिन अब जाकर के ये 3 सदस्यीय है, और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के साथ ही इसे हम कहेंगे बहुसदस्यीय चुनाव आयुक्त है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसके जो प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के जो अध्यक्ष होते हैं, या नेता प्रतिपक्ष के जो ये होते हैं, नेता होते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सिफारिश पे की जाती है। जैसे एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी निर्धारित करती है कि ये चुनाव आयुक्त बनाए जाएँगे, ये मुख्य
चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे। और उस कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, एक तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी जो होते हैं, वो होते हैं, तीसरा जो सीजेआई होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा गठित एक समिति, वो जो है जिसको हम कहते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का सुझाव जो है राष्ट्रपति को देता है। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सुझाव देता है और उसी समिति के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद जो उनके जो जो भी कुछ कार्य हैं, हमने देखा कि वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के संचालन को करते हैं। इनके जो लाभ कहें, भत्ते कहें, वेतन कहें, ये सब के सब उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके समकक्ष होते हैं, उनके समानांतर होते हैं और उन्हीं के मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो हाई कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो पद में जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, उसी के बराबर उसी के बराबर चुनाव आयुक्तों को दिया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया जाता है। चुनाव में निर्णय की बात करें, जैसे भी किसी तरह का कोई निर्णय लेना हो, क्योंकि ये 3 सदस्यीय तो इसमें जो परिपाटी है वो सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर की जाती है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की बात करें तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उप से लेकर के मुख्यमंत्री सबों के जो चुनाव हैं उसमें ये अपनी अहम भूमिका निभाता है, तो इसको स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को हिसाब से रखते हुए इनके जो पद हैं, उनमें जो वेतन है, जो लाभ है, जो भी लाभ दिए जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष होते हैं। तो जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए पहले संसद की लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और उसके बाद जा कर के वो हटाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से चुनाव आयुक्त को भी ये मुख्य चुनाव आयुक्त की भी जो हटाने का जो प्रक्रिया है, अगर वो उन्हें हटाया जाता है, अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं या फिर उनकी पदावधि समाप्त नहीं होती है, उसके बीच में ही अगर उन्हें किसी तरह के कदाचार या किसी अन्य कारणों से अगर हटाया जाता है, तो उसके हटाने की जो प्रक्रिया है, वो ये पूरे तरीके से जो न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है, वो है। उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक और काम किया गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरीके से सेवा शर्तों में यानी कि उनके वेतन में, उनके भत्ते में किसी तरह का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी तरीके से उनकी सैलरी में कट नहीं की जा सकती, किसी तरह का उनको अलाउंस मिल रही है तो उसमें कट नहीं किया जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर उसमें किसी तरह का वृद्धि होता है तो किया जा सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जैसे प्रादेशिक आयुक्तों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। जैसे अन्य निर्वाचन आयुक्त जैसे हैं, मैंने बताया कि अभी ये 3 सदस्य, तो 2 निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाया भी जा रहा है, 2 निर्वाचन आयुक्त में से किसी एक को, तो उसको हटाने से पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसके सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। कार्य की बात करें तो पहला कार्य क्या है? सबसे बड़ा कार्य है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये निर्वाचन क्षेत्रों का जो है निर्वाचन कराती है और उस निर्वाचन कराने के क्रम में जो-जो चीज़ें आवश्यक होती है वो करते हैं। जैसे एक सीमा का निर्धारण कि किस क्षेत्र में जो है चुनाव के क्रम में ये कौन-सी कंस्टिट्यूएंसीज़ होगी, कौन-सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और कितनी आबादी इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि खड़ा होगा उसको वोट करेगी। तो उसका जो निर्धारण है वो एक सीमा का निर्धारण करती है। दूसरी निर्वाचक नामावली तैयार करती है, यानी कि जो वोटर लिस्ट है वो तैयार करती है। निर्वाचन संबंधी समस्त प्रक्रिया का संचालन करती है, उसमें जितने भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं जैसे इलेक्शन के दौरान, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह एवं मान्यता देने संबंधी विवादों के समाधान के लिए न्यायालय की तरफ
यहाँ एक अच्छी बात समझ में आनी चाहिए हमें कि ये जो निर्वाचन आयोग है वो क्वासी जुडिशियल नेचर के टाइप का है। क्वासी जुडिशियली निर्वाचन कहने का मतलब होता है कि उसमें अर्ध न्यायिक जो गुण है, वो भी शामिल है। अर्धन्यायिक गुण इसलिए शामिल है कि अगर किसी तरह का जो चर्चा हो रहा है इलेक्शन के दौरान किसी तरह का कोई विवाद आता है, तो उसमें जो सुलझाने की प्रक्रिया है, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। जैसे कोई पार्टी है, तो उनमें किसी तरह का कोई स्प्लिट हो गया, जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ पार्टियाँ जो हैं स्प्लिट हुआ, उसी तरीके से साउथ में कोई तरह के पार्टी स्प्लिट हुए। तो वो जब दल आपस में टूटते हैं, तो एक विचारधारा एक पार्टी जो होता है, उसी हिस्से का जो टूटते हैं, तो जब 2 हिस्से में बँट जाते हैं, तो एक कहता है कि ये जो पार्टी की जो सिंबल है, उसपे मेरा हक है, ये मेरा ओरिजिनल है। मैं हूँ ओरिजिनल पार्टी, वही दूसरा पार्टी कहते हैं कि नहीं इस सिंबल पे मेरा अधिकार है क्योंकि आपको जैसा पता है कि कोई भी पार्टी एस्टैब्लिश करने में काफ़ी समय लगता है और इस एस्टैब्लिश करने के क्रम में जब पार्टी टूट जाती है तो हर कोई चाहता है कि उस लेगेसी को उससे प्राप्त हो, वो उसका सही हकदार ये जो है वो सामने लोगों के निखर के आए कि हम हैं इसके हकदार। तो वैसी स्थिति में जो सिंबल है उसको लेकर के जो झगड़े का निपटान होता है, वो हमारा निर्वाचन आयोग ही करता है। और इस तरीके से हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो अर्ध न्यायिक नेचर में होता है यानी कि चुनाव चिन्हों से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको वो न्यायालय की तरह निपटान करता है। निर्वाचन व्यवस्था संबंधी विवाद की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, निर्वाचन के समय के लिए आचार संहिता का बनाना, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है, वो उसे लागू करना, उस लोगों को ये कहना है कि आप किस तरीके के जो गुण हैं, आचार है, उसको अपनाइए इलेक्शन के टाइम पे, ये सारे के सारे निर्वाचन आयोग के ही काम हैं। निर्वाचन के समय दलों को प्रचार के लिए रेडियो एवं दूरदर्शन पर समय निर्धारित करना, ये सारे उसके काम हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन होने के दौरान हिंसा हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, इर्रेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, केंद्रों को लूट लिया जाता है, मतदान ऐसे केस में रद्द हो जाते हैं। तो इन सबों का निर्णय भी जो है वो निर्वाचन आयोग ही लेती है। राज्य स्तर पर जो आयोग की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो मतलब राज्य में जो निर्वाचन होते हैं तो वहाँ पे जो निर्वाचन के दरमियान वहाँ के जो राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और वो जो होते हैं जिला स्तर पर जो कलेक्टर होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अधीश आयुक्त होते हैं, वो सारे जिला अधिकारी जो होते हैं, उन्हें ही टेम्परेरी बेस पे जिलवा जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। तो हमने जाना कि निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो एक तो है हमने ये जाना कि उनका सबसे पहला काम है निर्वाचन कराना। निर्वाचन कराना किसका? किसका-किसका चुनाव कराना? सबसे पहले जानते हैं संसद में लोकसभा का, दूसरा जानते हैं राज्यसभा का और इसी के आधार पे लोकसभा के चुनाव के आधार पे हम मान के चलते हैं कि जितने भी सांसद चुन के आते हैं उससे प्रधानमंत्री तक नियुक्त किए जाते हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो चयनित नहीं होते, नियुक्त किए जाते हैं। तो इनका निर्वाचन जो होता है एज़ अ सांसद होता है लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये निर्वाचन आयोग तय नहीं करती। ये अलग तरीका है इसको जो है वहाँ के जितने भी सांसद चुने गए होते हैं वो अपने नेता चुनते हैं और उसको वो भेजते हैं, उसके आधार पे राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इसमें यहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एज़ अ सांसद चुनने का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, वो सारा का सारा निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में जो निर्वाचन अंतर्गत होते हैं, वो भी लोकसभा और ये निर्वाचन आयोग कराती है। तीसरा है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये भी जो है निर्वाचन आयोग कराती है। चौथा उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वो भी निर्वाचन आयोग ही कराती है। पाँचवा राज्य विधानसभा और कहीं-कहीं राज्य विधान परिषद, इन सबों का जो चुनाव है, वो जो है निर्वाचन आयोग कराती है। दूसरा काम होता है इनका जो न्यायिक होता है, जिसको अर्ध न्यायिक बोलते हैं, वो होता है कि किसी तरह के किसी पार्टी का झगड़ा हो गया, चुनाव चिन्ह को लेकर के, तो उसका निपटान करती है। साथ ही
किसी तरह का कोई रिगिंग होता है, बूथ लूट होता है, बूथ कैप्चरिंग होता है या फिर इर्रेगुलरिटीज़ होती है, तो वैसे केस में भी जो है चुनाव आयोग जो है चुनाव रद्द करने का निर्णय लेती है। इस तरीके से ये अर्धन्यायिक नेचर में काम करती है। कुछ ये इसके पास एग्जीक्यूशनरी पावर भी होते हैं, जैसे मान के चले कि किसी भी राज्य में चुनाव हो या ना हो, इसका निर्णय लेते हैं ये कि ये यहाँ स्थिति सही है या नहीं सही है, वो वहाँ के गवर्नर या फिर संबंधित राष्ट्र जो जो भी वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनको वो सलाह देते हैं कि यहाँ पे होने लायक है या नहीं होने, या फिर देश में होने लायक है या नहीं, तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन के जो माहौल है वो हैं या नहीं है। तो इस तरह से एग्जीक्यूशनरी पावर भी इनके पास होता है। बाकी जो कहें तो निर्वाचन से जुड़े हुए जो लिस्ट तैयार करते हैं, वे सारे इनके पास होते हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो हमने ज़िक्र कर लिया था कि ये आर्टिकल 324 में इसका ज़िक्र है और ये एक संवैधानिक संस्था है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि जो इनसे आधारित जो प्रश्न हैं, उस पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो स्थापना है, वो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, यानी कि इसका ज़िक्र है संविधान में, तो संविधान में जितनी भी बातें हैं, उनको किसी न किसी रूप से अनुच्छेदित की गई है। तो पूछता है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की जो स्थापना है, वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 324 जो है, अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कि ये इसका जो चुनाव आयोग का जो निर्वाचन आयोग एक्चुअली हम कहते हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं, तो उसका जो गठन है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जो खोज समिति होती है, उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो, और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी 3 सदस्यीय कमेटी जो है एक गठित की जाती है और वो जो है 3 सदस्यीय कमेटी जो है नाम निर्देशित करती है और उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे जो है हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति जो उनकी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये सवाल जो है हमें सोचना होगा कि आखिर चुनाव आयोग की स्थापना कब होगी। तो जब हम आज़ाद हुए, जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई, तभी से चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ी होगी। तो उसमें हम ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे कि आखिर ये कब इसकी स्थापना हुई, तब हमें समझ में आएगा कि 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तभी 25 जनवरी को जो है कुछ हम एक डे ऑब्ज़र्व करते हैं, वो बताइएगा। 25 जनवरी को हम कौन-सा डे ऑब्ज़र्व करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। हो सकता है इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आगे हो, हमने डाला है, मुझे जहाँ तक याद है। फिर भी अभी आप बल देंगे दिमाग पे कि 25 जनवरी को कौन-सा डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग भारत में कौन-कौन से चुनाव आयोजित करता है? तो चुनाव आयोग हमने बताया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज़ की जो गवर्नमेंट है, नगर पंचायत, नगर निगम, उसे नहीं कराती। वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभाओं के जो इलेक्शंस है वो कराती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो जहाँ तक कार्यकाल की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल की बात करें, तो वो है हमारा 6 वर्ष या जो 65 वर्ष वाली की जो आयु है, उससे जो भी पहले आता है, वो हो जाता है इसके चुनाव आयोगों की उम्र की बात करें तो। ठीक है? तो ये 6 वर्ष होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर जो है वो 6 वर्ष के होते हैं, वो है।
अगला है चुनाव आयोग के मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिंपल सा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, तो जो देश की राजधानी है वहीं होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। अभी हमने बताया कि भारत के जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय एक संस्था है और इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 3 है। ये इससे पहले ये 2 हुआ करती थी, सॉरी 1 हुआ करती थी, बाद में इसे बढ़ा करके 2 कर दिया गया। 2 करने के बाद ही ये 3 सदस्यीय संस्था बन गई। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? 8 नंबर सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों में तिहाई बहुमत 2/3 बहुमत से, मुख्यमंत्री द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो हम लोगों ने देखा था कि चुनाव आयुक्तों को जो राष्ट्र यहाँ जो मुख्य जो ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या फिर जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जिन विधि से हटाया जाता है, उसी विधि से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उनके पद से निवृत्त किया जाता है या फिर हटाया जा सकता है। और उसका तरीका है संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित जो प्रस्ताव है उसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं आगे 9 नंबर में, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो हाँ, ये एक स्वतंत्र है और संवैधानिक भी है। अगला सवाल है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, चुनाव आयोग का चुनावों का संचालन, बजट तैयार करना, नंबर डी में है संसद की बैठक आयोजित करना। तो जैसा कि नाम ही है चुनाव आयोग, तो इसका जो कार्य है वो चुनावों का संचालन करना होगा। बी आंसर होगा इसका। 11 नंबर है, चुनाव आयोग के पास कौन सी शक्ति नहीं है? चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, विधायिका भंग करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना है इसका कार्य, राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव आयोग के ही कार्य है, विधायिका भंग करना ये ऐसा कुछ नहीं है, आदर्श आचार संहिता लागू करना है। इसलिए इसका आंसर पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे कौन सी शक्ति नहीं है। तो 3 जो शक्तियां हैं वो हैं, ये विधायिका भंग करने की जो शक्ति है वो नहीं है, और यहीं से हम समझेंगे कि ये जो है इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, चुनाव आयोग किसे चुनाव चिन्ह देता है? उम्मीदवारों को देगा, राजनीतिक दलों को देगा, न्यायालय को देगा या राष्ट्रपति को देगा? तो सिंपल है, चुनाव चिन्ह किसके होते हैं? पार्टी को होते हैं। तो ये राजनीतिक दलों को मिलता है, इंडिविजुअल्स के चुनाव चिन्ह नहीं होते। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद कीजिए, अभी मैंने बोला था आप लोगों को कि आप अपने दिमाग पे बल देंगे कि आखिर 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। तो जाहिर-सी बात है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था और इस वजह से चुनाव आयोग के गठन के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो डेट क्या है? 25 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग किसे चुनाव से संबंधित विवादों के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है? चुनाव आयोग जो है किससे चुनाव से संबंधित विवादों के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है? संसद, राष्ट्रपति, उम्मीदवार एवं दल या किसी भी नागरिक? तो हमने बताया था कि ये उम्मीदवार एवं दल में अगर किसी तरह का कोई ये निर्णय होता है, तो चुनाव ये विवाद होता है, तो चुनाव आयोग क्वासी जुडिशियल नेचर में आता है। संसद और राष्ट्रपति के मामले में जिसका जो है निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करती है। बाकी उम्मीदवारों एवं दल से संबंधित मामले चुनाव आयोग का क्षेत्र में आता है। 15 नंबर देखेंगे, चुनाव आयोग किसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के निर्वाचन में सलाह देता है? तो चुनाव आयोग जो है मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के सलाह देता है, ये सवाल है। अभी आप दिमाग लगाएंगे कि आखिर किसे देगा, वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री निर्वाचन में सलाह। तो ये राष्ट्रपति को देता है, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं से लिया गया ही है, लेकिन ये सलाह नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने का पूरा दारोमदार जो होता है वो पार्टी के ऊपर होता है। पार्टी जब वहाँ पेश करती है कि इस व्यक्ति को हमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाना चाहिए,
तो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उन्हें डायरेक्ट जो है उनके बहुमत दल के आधार पे उन्हें चुन लिया जाता है। इसमें निर्वाचन आयोग का रोल नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ भले इस हिसाब से देखा जाए कि किसे देंगे, तो चूँकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं तो इस आधार से राष्ट्रपति होना चाहिए। लेकिन सही तरीके से अगर माना जाए कि इस आंसर का क्वेश्चन का कोई आंसर होगा, तो इसे हम गलत करार देंगे। ये सवाल गलत है, इसे रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता किस संस्था द्वारा लागू की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। चुनाव आयोग की शक्तियाँ किस अधिनियम के तहत निर्धारित होती है? तो चुनाव आयोग की जो भी शक्तियाँ हैं, चुनाव आयोग के पास जो कुछ अधिकार दिए गए हैं, आखिर उसका जो स्रोत है, वो कहाँ से आया गया है? तो चूँकि ये संवैधानिक संस्था है और इस संवैधानिक संस्था के जितने भी अधिकार दिए गए होंगे, वो हमारे संविधान से दिए गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस दिन हुई थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने अभी भी देखा। ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था इसकी स्थापना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के सदस्य किसके समान वेतन और सुविधा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी मंत्रिपरिषद, डी राज्यपाल। याद कीजिए, जब वेतन और भत्ते की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि चुनाव आयोग की जो वेतन और भत्ता होता है, वो जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके समकक्ष होता है, उनके समानांतर होता है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग किन चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या उपर्युक्त सभी। तो क्षेत्रों का निर्धारण जो है, जिस तरीके से वोटिंग हो सके, उनको अलग-अलग सीट आवंटित किए जा सके, उन सबों के लिए जो चुनाव आयोग है, वो क्षेत्र का निर्धारण करती है। तो किन चुनावों का? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिन-जिन चुनावों को वो कंडक्ट कराती है, उन्हीं-उन्हीं चुनाव क्षेत्रों को वो निर्धारण करेगी। तो वो लोकसभा के भी, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव का संचालन करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त उपर्युक्त सभी। अगला सवाल 21 नंबर का जो है कि चुनाव आयोग किसके लिए मतदान के कार्यक्रम की घोषणा करती है? सभी राष्ट्र एवं राज्य चुनाव, केवल लोकसभा चुनाव, केवल राज्यसभा चुनाव, केवल पंचायत चुनाव। तो जितने भी राज्य चुनाव या फिर राष्ट्रीय, यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो उनके चुनावों की जो घोषणा है डेट का, वो कौन करते हैं? ये चुनाव आयोग करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के सदस्य कब तक पद पर रह सकते हैं? सवाल आता है कि निर्वाचन आयोग के जो ये हैं सदस्य हैं, वो कब तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? तो उसका जवाब है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 10 वर्ष। इसमें से हम देखेंगे कि कौन ऐसे जो कार्यकाल है वो जब तक निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयुक्त जो है अपने पद पे बने रहते हैं। तो याद कीजिए, हमने बताया था कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की जो भी पहले हो, वो जो आयु है उसका कार्यकाल होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। निर्वाचन आयोग भारत में किस प्रकार का निकाय है? याद कीजिए, कौन-सा ये निकाय है, कैसी है? संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक है या गैर सांविधिक है? अच्छे से सोचिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 324 यानी कि जो अनुच्छेद 324 है उसमें इसका ज़िक्र है, तो इसलिए ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक। ऑप्शन में क्या था? वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक। 24 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? फिर से रिपीटेड है ये, इस एक बार हो चुका है ये, नई दिल्ली इसका होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चुनाव आयोग किसे राजनीतिक दल का दर्जा देती है? चुनाव आयोग किसे राजनीतिक दल का दर्जा देगी? सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति? यहाँ सवाल ऐसे होना चाहिए था कि राजनीतिक दल को दर्जा कौन देता है, ठीक है? तो राजनीतिक दल को दर्जा कौन देता है, यानी कि उन्हें मान्यता कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है, राज्यपाल, चुनाव आयोग देता है या फिर
या फिर राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग को दलों के विलय या विभाजन से संबंधित विवादों के समाधान के लिए किस अनुच्छेद में शक्ति प्राप्त है? तो समझना है हमें कि अगर किसी तरह का दो राजनीतिक पार्टियां या एक राजनीतिक पार्टियां के जो नेता हैं, किसी तरह का उनमें विवाद हो जाता है विभाजन के बाद, तो उनसे निपटने के लिए जो कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? तो 324 में है, अनुच्छेद 324। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के सदस्य संख्या कब अस्थायी रूप से 3 की गई? तो अभी हमने बताया कि ये पहले 1 सदस्य थी, फिर जाकर के ये आगे 3 सदस्य हो गई। तो ये कब किया गया था? 1993 यानी 1993, 1989, 2002 या 1990। कब किया गया था? तो इसे 1993 में 3 सदस्य फाइनली कर दिया गया था। हालाँकि उसको पहले किया गया था 1989 में ही कर दिया गया था। उसका कारण था कि जो भारत में जो अ, वोट देने का जो उम्र था उसे 21 वर्ष से घटा कर के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जैसे ही 18 वर्ष किया गया, वर्कलोड काफ़ी मान के ऐसा चलेंगे हम लोग, ऐसा कोई कारण नहीं है इसका, लेकिन बस मान के चलते हैं कि वर्कलोड बढ़ गया इसलिए 3 सदस्य किया गया। लेकिन 1900 जो 89 है उसी टाइम में लाया गया था, लेकिन फाइनली उसमें 2-3 बार उसमें बदलाव आए, कोर्ट में केसेस हुए और फाइनली रूप से जो अब तक का जो बना है, वो है 1993, जब निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की विधि की समीक्षा के लिए किस आयोग ने कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की? कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? इस पे कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये मान के चलते हैं कि इस व्यवस्था में जिस तरह से जजों की नियुक्ति की जाती है जिस तरीके से, उसी तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात की जाएगी। तो इसकी समीक्षा करने के लिए जो अनुशंसा किया कि कॉलेजियम व्यवस्था आनी चाहिए, वो कौन-सा आयोग था जुड़ा हुआ? संविधान समीक्षा आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी चुनाव सुधार आयोग, डी वित्त आयोग। इसका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, समय-समय पे प्रशासनिक सुधार आयोग आते रहते हैं। जो द्वितीय था, सेकंड था प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने ऐसा अनुशंसा किया था कि जो चुनाव आयोग हैं, उनकी जो नियुक्ति हो वो कॉलेजियम व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? और अच्छे से आपको पता है, ये एक संवैधानिक है और भाग 15 में इसका ज़िक्र किया गया है, ठीक है? आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा किस संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के तहत लागू की जाती है? आचार संहिता जो लागू होता है, आचार संहिता पता है आपको कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के जैसे ही डेट घोषित हो जाती है उसके बाद से आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो ये सवाल उठता है कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा किस संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान प्रावधान के तहत लागू की? संविधान के अंतर्गत, संसद के अधिनियम के तहत, आयोग द्वारा स्वनिर्धारित संहिता या राष्ट्रपति के आदेश पे? तो इस तरह की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में कहीं नहीं दी गई है कि आदर्श आचार संहिता करके कुछ होगा। ना ही किसी तरह का इस पे कोई एक्ट लाया गया है, ना ही राष्ट्रपति की किसी तरह का इस पे ऑर्डर है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग ने खुद से आकर के स्टेप लिया और वो अपने से ये निर्धारित की है कि लोगों में जो प्रतिनिधि हैं उनमें आदर्श एक आचार होना चाहिए, जिसकी एक संहिता है, उसमें क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, का एक पूरा लिस्ट है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, आयोग द्वारा स्वनिर्धारित संहिता। भारत के निर्वाचन आयोग के पास निम्न में से कौन-सी शक्ति नहीं है? देखिए, इसमें भारत के जो चुनाव आयोग है उसके पास कौन-सी शक्ति नहीं है? पार्टियों को मान्यता देना, बी चुनाव के लिए तिथि घोषित करना, सी निर्वाचन परिणामों को अमान्य करना, डी न्यायिक समीक्षा करना। तो ज़ाहिर-सी बात है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। बाकी ये 3 कार्य जो हैं, हालाँकि अर्ध न्यायिक ही मामला है, जैसे अमान्य घोषित करना ये अर्ध न्यायिक, लेकिन किसी भी चीज़ों की न्यायिक समीक्षा करना इसके कार्य नहीं है, चुनाव आयोग के कार्य। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव भारत के चुनाव आयोग को नियंत्रित नहीं करता है? मतलब भारत के जो चुनाव आयोग है, वो किस तरह के चुनावों का जो है संचालन नहीं करती है? तो जो भी
पंचायत चुनाव है, उसका संचालन ये निर्वाचन आयोग नहीं करती है। 33 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निर्वाचन आयोग के सदस्य बनने के लिए संविधान में क्या योग्यता निर्धारित है? न्यूनतम 35 ईयर, न्यायिक या प्रशासनिक अनुभव, कोई निर्धारित योग्यता नहीं, या भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि निर्वाचन आयोग को नियुक्ति के लिए जो है प्रधानमंत्री, पीएम और जो एलओपी होते हैं यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और सीजेआई, 3 लोग जो है नाम को निर्दिष्ट करते हैं और उसके आधार पे राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कर देते हैं। तो इसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं किया गया कि एक चुनाव आयुक्त होने के लिए उनके पास क्या-क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, ऐसा कुछ उसमें नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई निर्धारित योग्यता नहीं है, सी आंसर। अगर चुनाव आयोग के 2 आयुक्तों का राय भिन्न हो तो किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? अभी हमने चर्चा किया था कि जब निर्णय लिया जाता है तो बहुमत के आधार पे, तो 2 चुनाव आयुक्तों का राय भिन्न-भिन्न हो, तो किसका निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा, डिसीजन किसका अंतिम माना जाएगा? तो ये बहुमत के आधार पे होता है, जब 2 चुनाव आयुक्त अलग-अलग विचार रख रहे हैं, तो तीसरा जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो जिससे सहमत हो जाएँगे, वही फैसला माना जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बहुमत, यानी बहुमत के आधार पे फैसला लिया जाता है चुनाव आयोग के बीच में। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ी विवाद के स्थिति के समाधान हेतु कौन सी वैध तकनीक व्यवस्था लागू की गई? याद कीजिए, ईवीएम में जब कुछ ऐसा आरोप लगाया जाता था कि ईवीएम जो है वो किसी तरीके से वोट दें किसी को और वोट पड़ जाता है किसी को। तो वैसी स्थिति में हमारे चुनाव आयोग ने कई तरह के उसमें सुधार किया और उसी में से एक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा चीज़ है, मतलब कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसा समाधान है जिसकी व्यवस्था की गई? पहला नोटा, दूसरा पैट और तीसरा ओटीपी वेरिफिकेशन और चौथा जो डी है डिजिटल बैलेट। इसका आंसर हो जाएगा वीवीपैट। वीवीपैट क्या है? एक तरह का पेपर ट्रेल होता है, जो कि जैसे ही कोई वोट देता है तो उसका जो भी कुछ सिंबल होता है वो उसमें दिखता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में वो सिंबल दिखता है, आपको कुछ समय के लिए वो उस बॉक्स में दिखेगा ताकि आप आश्वस्त हो जाएँ कि आपने जिसे वोट दिया है उसी को वोट मिला है, फिर वो बॉक्स में वो डब्बा में वो पेपर गिर जाता है। इस तरीके से गोपनीयता भी बनी रहती है और आपको प्रूफ भी मिल जाता है कि आपने जिसे वोट किया आखिर में उसे ही वोट मिला है। तो ये जो तकनीक है उसे वीवीपैट कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 36। चुनाव आयोग चुनाव आयोग के केवल प्रमुख आयुक्त को राष्ट्रपति संसद की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति हटा सकते हैं और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड है। सबसे पहले अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि क्या सही है, क्या नहीं सही है पूछा गया है। तो ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चुनाव आयोग के केवल प्रमुख आयुक्त को राष्ट्रपति संसद की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति हटा सकता है। दूसरा, अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति बिना संसद की संस्तुति से हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, केवल 2 सही है या दोनों सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोनों सही है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो रीति है वो है कि आप संसद की अनुशंसा पर ही, जिस तरह के जज को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, उसी तरीके से हटा सकते हैं। लेकिन अन्य आयुक्तों या जो राज्य आयुक्त हैं, राज्य आयोग है, उनको हटाने की जब बात आती है तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन्हें सिर्फ कह दें, उतना मात्र से ही उन्हें हटा दिया जाता है। अगला सवाल है, 2023 में विवादों में रहा चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कौन सा समसामयिक मुद्दा प्रमुख है? राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र चुनाव, कॉलेजियम द्वारा चुनाव, कार्यपालिका हावी या विधायिका द्वारा बहुमत चयन? अभी बहुत सारे देखें आपने सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पे बहुत सारे आरोप लगे बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। उसी तरीके से 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पे आरोप लगते रहे। तो उन्हीं में से कौन-सा आयोग जो है कौन-सा जो ये अ, आरोप जो है वो आयोग पे लगाए गए, जो कि समसामयिक रूप से प्रमुख मुद्दा था, तो वो था कार्यपालिका हावी।
ऐसा माना जा रहा था कि जो सरकारें हैं वो चुनाव आयोग को कंट्रोल में कर रखी हैं और उन्हीं के आधार पे चुनाव आयोग जो है कार्य कर रहा है। तो ये मुख्य मुद्दा था। हालाँकि ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं ये डायरेक्ट। तो ये कार्यपालिका है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसके लिए चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट चुनौती के लिए स्वीकार कर ले? निम्न में से किसके लिए चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट चुनौती के लिए स्वीकार देता है? ठीक है? तो निर्वाचन परिणाम, दलों की मान्यता, दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। किसी तरह का निर्वाचन परिणाम हो, दलों की मान्यता का बात हो, तो अगर उनमें कई निर्णय देना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो इनकी चुनौती को स्वीकारता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए निर्वाचन आयोग ने निर्णय दे दिया और किसी पार्टी दल को वो पसंद नहीं आया, तो उसकी चुनौती का जो सीधे जो है अपील लेट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकारती है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में वीवीआईपी घोषणा स्थितियाँ किस संदर्भ में दी जाती है? ठीक है? तो इविक्शन ऑफ कैंडिडेट, अनसुलझित कानून व्यवस्था, संवेदनशील बूथ या उपरोक्त सभी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये वीवीआईपी घोषणा क्या है? तो वीवीआईपी घोषणा तब कही जाती है कि जब निर्वाचन आयोग किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करती है, ऐसा आरोप उस पे लगाया जाता है, तो उन्हें अलग किस्म से ट्रीट करती है, ना कि चुनाव आयोग उनको फेवर करने के जैसा ट्रीट करती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो उसी को वीवीआईपी घोषणा स्थिति कहते हैं। वो किस तरह के मामले में वीवीआईपी घोषणा स्थिति कही जाती है? इविक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, असूचित कानून व्यवस्था, संवेदनशील बूथ, इस तरह के मामलों में ये होता है उपरोक्त सभी डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 2023 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई नवीनतम चुनावी सुधार पहल कौन सी थी? तो सोचिए अभी के हाल ही में जो 2023 में जो लास्ट चुनावी सुधार में आया, वो था ऑनलाइन वोटिंग, रिमोट ईवीएम, लोकसभा चुनाव द्वारा 2 चरणों में या मतदान तिथि हटाना। तो ये इसे हम रिमोट जो ईवीएम है उसकी बात करेंगे कि ये जो है चुनाव सुधार किया गया। अभी चुनाव सुधार में एक और आया है, एसआईआर आया है, जिसके बाद बिहार में काफ़ी चर्चा रहा। ठीक है? तो ये भी एक चुनाव सुधार का ही मुद्दा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2023 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई नवीनतम चुनाव सुधार पहल कौन सी थी? तो वो था रिमोट ईवीएम। तो ये सारे कुछ सवाल थे चुनाव आयोग के आधार पे हमने इस सेशन में क्या जाना, चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो भी कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे, उन सबों को हमने टोटल समेट लिया है। इसमें हमने जाना कि आखिर चुनाव आयोग की चर्चा किस संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो उसे हमने जाना कि इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 324 में चर्चा की गई है। साथ ही ये हमने जाना कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसके जो हटाने की प्रकृति है कि इनको किस तरीके से ये प्रच्युत किया जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके आधार पे हटे। बाकी अन्य नियुक्तियों की बात करें तो वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके सलाह पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे क्वेश्चन और ये सारे टॉपिक आने वाले बीपीएससी के या फिर आने वाले बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब, जबकि ये हिंदी माध्यम माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और वहीं बाकी अन्य एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी देखें तो ये बहुत ही अहम रोल निभा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ये हिंदी में है इसलिए हम बीपीएससी और बिहार एसएससी की बात करते हैं। बाकी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये उतने ही कारगर हैं जितने कि ये बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वैसे एस्पिरेंट्स जो अपने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए एक जॉब सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उस तरह के एस्पिरेंट्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी जो तैयारी है वो पुख्ते तरीके से अच्छा हो सके। साथ ही हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा मार्ग को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर तरीके से अपडेट मिलता जाए और साथ ही साथ आपकी तैयारी में हम आपके साथ बने रहें। इसका आपको समय-समय पे अनुभव होता रहे और आपकी जो तैयारी है वो सुदृढ़ हो सके, इसके लिए आप शिक्षा मार्ग के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।